तो 16 जून पे जो पेपर हुआ है, चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ था, उसका डाउट्स हम लोग करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और वो कितने राउंड्स कंप्लीट करते हैं इस सर्कल पे, वो इस सर्कल पे 103/4 इतने राउंड्स कंप्लीट करती है। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वो कंप्लीट करती है 100 राउंड्स। तो 100 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये आएगी और उसके बाद 3/4 राउंड कंप्लीट करती है। 100 के बाद 3/4 राउंड कंप्लीट करती है। 3/4 मतलब ये पूरा राउंड अगर एक है तो 3/4 मतलब 1, 2 और 3 पार्ट्स कंप्लीट करेगी। ये 4 पार्ट्स किया मैंने राउंड को डिस्ट्रीब्यूट, तो उसमें से 3/4 कवर करेगी, मतलब 3 पार्ट्स कवर करेगी। तो 100 राउंड्स मारेगा ऑब्जेक्ट, ऐसा 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 100 मारेगा और उसके बाद 100 के बाद यहाँ पर ही आएगा वापस और उसके बाद 3/4 राउंड मार के इधर आके पहुंचेगा। तो ये दिस इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू सर्कमफरेंस। तो रिवॉल्यूशंस कितना 100.3/4 मतलब 75 इंटू 2πr। और डिस्टेंस मतलब ये भी है, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने का वही डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √2r। ओके, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे थोड़ा प्रोजेक्टाइल का लगा वो क्वेश्चन, लेकिन प्रोजेक्टाइल का नहीं है, वो क्या है इसलिए पहले प्रोजेक्टाइल निकाला था। लेकिन वो क्या है, स्टोन को ऐसा ऊपर फेंक दिया तो स्टोन ऊपर ऊपर जाता है, 72 मीटर्स जाता है मैक्सिमम और उसके बाद नीचे आता है। इसको मैंने ए पॉइंट बोला है। बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v/2 होता है, मैंने वहां पे बी पॉइंट बोला है, एज्यूम किया है। और एक जगह पे उसका वेलोसिटी होता है v/3, ऊपर जाते वक्त कम होगा ना, तो v/2 के ऊपर रहेगा v/3 और उसके ऊपर जीरो वाला वेलोसिटी पॉइंट, जीरो वेलोसिटी जब रहता है वो वाला पॉइंट मतलब पॉइंट डी। तो इसको मैंने सी पकड़ा, इसको मैंने बी पकड़ा है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट मैंने ए, यहाँ इसको बॉटम को ए पकड़ा है, टॉप मोस्ट को डी। एडी के लिए ये वाला इक्वेशन अप्लाई किया है। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब ऊपर जाके वेलोसिटी 0 है, नीचे वेलोसिटी मैंने एज्यूम किया है v, तो v² प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए -10 और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है इसलिए +75। इसको सॉल्व करने के बाद v मिलता है। अब एट पॉइंट बी वेलोसिटी कितना है v/2। तो इस बी पॉइंट का ए से डिस्टेंस कितना है, वो है s1 मैंने एज्यूम किया है, और सी पॉइंट का ए से डिस्टेंस कितना है, वो है s2। तो क्या फाइंड आउट करना है, बी और सी में डिफरेंस कितना है। ओके, तो s2 - s1 अपना आंसर है। तो ए बी के लिए इक्वेशन पहले मैंने अप्लाई किया, वही इक्वेशन। तो बी अभी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल, ए से बी तक जाता है तब तक के लिए। तो बी पे वेलोसिटी कितना होता है उसका v/2, तो उसका स्क्वायर v²/4। इनिशियली v है, 2 इंटू एक्सेलरेशन -10 और डिस्प्लेसमेंट s1 है। इसको कैलकुलेट करके s1 निकालो। फिर ac के लिए इक्वेशन अप्लाई किया, ये से c तक। तो ये c फाइनल पॉइंट है, वहां पे वेलोसिटी v/3 है, उसका स्क्वायर प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके s2 निकालो, इसको सॉल्व करके s1 निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, s2 और s1 का, वही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बोनस है। क्यों बोनस है? क्वेश्चन नंबर 9 बोनस है क्योंकि वहां पर डायग्राम प्रोवाइड नहीं किया है, ग्राफ चाहिए था, वो प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 में क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पीक पता है तो इससे कैलकुलेट करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम फील्ड पता है, पीक पता है, तो इससे कैलकुलेट करो, कौन सा भी कैलकुलेट करो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी उतना ही आता है। तो वहां पे क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया था, तो ये है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नॉट हमको पता है कि 50 है, तो हाफ इप्सिलॉन नॉट पुट किया और 50 का स्क्वायर, आंसर इतना आता है, ऑप्शन डी करेक्शन है, यहाँ पर ऑप्शन डी आता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करो बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 14 है कैपेसिटर। यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ऐसा। तो प्लेट का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। प्लेट का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेट का एरिया वेक्टर, सुनो केयरफुली, प्लेट के बीच में मैंने एरिया वेक्टर लिया, तो उसका अंदर का एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा, मतलब एंगल उनके बीच में कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके अंदर एक एरिया लिया कि जो एरिया इस प्लेट को पैरेलल है, इसके अंदर एक एरिया लिया कि जो एरिया इस प्लेट को पैरेलल है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर राइट की तरफ ही होगा या फिर लेफ्ट भी हो सकता है, परपेंडिकुलर रहता है ना, उस एरिया का बीच वाले एरिया का एरिया वेक्टर राइट की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट की तरफ है। तो उनके बीच में एंगल कितना है, उनके बीच में एंगल है 0। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला है इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट है, फाई मतलब क्या है, ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ए ई कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ प्लेट, तो बीच में इधर एरिया एज्यूम करने का रहता है, यहाँ पे क्या करने का, बीच में एरिया एज्यूम करने का, जितना प्लेट का एरिया है उतना ही एरिया बीच में एज्यूम करने का। तो एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एंगल कितना है, 0 है, वो तो मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो एरिया चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो बाहर आता है। कॉस ऑफ 0, एंगल चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वो भी बाहर आता है। तो अंदर रहता है डी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का रेट दिया है 10⁻12। कॉस ऑफ 0 1 आता है। एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर यूज किया, जितना प्लेट का एरिया रहता है उतना ही अंदर एरिया अज्यूम करने का। तो उसके अंदर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है वो हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ का प्लेट सर्कुलर है तो इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में भी एक सर्कुलर एरिया एज्यूम करने का, और उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है वो कैलकुलेट करने का। तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज इनटू इप्सिलॉन, ये रहता है अपना करंट रहता है। तो एरिया प्लेट जितना है डालने का, इप्सिलॉन उसका इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डालो, कैलकुलेट करो, आंसर इतना आता है। देन क्वेश्चन नंबर 15 में टाइम पीरियड निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब इसका उल्टा, तो लैम्डा अपॉन वेलोसिटी। तो लैम्डा इधर पुट किया, जितना दिया है उतना, वेलोसिटी इधर पुट किया, आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 में, अभी इंटेंस हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड प्रोड्यूस करता है, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखो। ठीक है, फैक्चुअल है, याद रखो। देन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, अर्थ से मून एक लाइट जाता है और वापस आता है, तो उसके लिए कितना टाइम। तो टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी रहेगा, तो कितना डिस्टेंस, डबल, जाने का और वापस आने का तो डबल। ये है मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस, तो उसका डबल, यहाँ पे इसलिए इंटू 2, किलोमीटर में दिया इसलिए इंटू 10⁻³ मीटर में आ गया, और नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में, इतना आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पार्ट का वेलोसिटी 2v है तो दूसरे पार्ट का वेलोसिटी v है। अब बिफोर ब्रेकिंग मोमेंटम अगर 0 है तो आफ्टर ब्रेकिंग भी मोमेंटम 0 ही रहने वाला है। तो इसका वेलोसिटी बराबर लेफ्ट की तरफ रहने वाला है 2v, और इसका बराबर राइट की तरफ रहने वाला है, और टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग कितना होने वाला है, टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग 0 ही होने वाला है। ये लेफ्ट और राइट की तरफ क्यों लिया मैंने, सपोज ये मैंने दूसरे कौन सी भी डायरेक्शन में लिया, ये थोड़ा इधर लिया और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लिया, ये थोड़ा इधर लिया वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल लिया, तो कुछ भी करो वेलोसिटी इसका कितना भी रहने दो इस डायरेक्शन में, और इसका कितना भी रहने दो इस डायरेक्शन में, मास कुछ भी करो उनका, तो कौन से भी केस के लिए मोमेंटम 0 नहीं होता। इसलिए क्या, दो पार्ट्स अगर होते हैं, दो पार्ट्स होते तो एक का वेलोसिटी इधर है तो दूसरे का इधर ही चाहिए, एक का अगर नीचे है तो दूसरे का ऊपर चाहिए, वो भी चलता है। अगर एक का वेलोसिटी हम लोगों ने नीचे लिया तो दूसरे का ऊपर लेने का, तो भी मोमेंटम 0 होता है, लेकिन ऑपोजिट वेलोसिटी चाहिए दोनों का। ठीक है ना, तो इसका मास मैंने m1 पकड़ा है, इसका m2, तो इसका मोमेंटम जितना लेफ्ट की तरफ है इसका मोमेंटम उतना है राइट की तरफ है, तो इसका मोमेंटम m1 टू v और इसका मोमेंटम m2 v। इसको सॉल्व किया तो m1 अपॉन m2 निकाला तो वो 1 अपॉन 2 आता है। मास, अभी न्यूक्लियस का ब्रेकिंग हुआ है, तो न्यूक्लियस का मास को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, पहला वाला न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंटू उसका डेंसिटी, दूसरे वाले न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंटू उसका डेंसिटी। लेकिन न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या रहता है, ऑलमोस्ट हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम रहता है, तो डेंसिटी सेम है, 4/3 सेम है, तो कैंसिल हो गया। तो R1 अपॉन R2 क्यूब रूट लेने के बाद R1 अपॉन R2 मिलता है, तो इसका भी क्यूब रूट लिया तो यह आंसर आता है। तो यही आंसर है अपना। ठीक है, ओके। तो देन क्वेश्चन नंबर 35 दे दो। देखो 35 में क्या है, यहां पर है जो एसी मेन का सप्लाई रहता है वो यहां पर है, एसी मेन का जो सप्लाई है यहां पर है, फर्स्ट
प्राइमरी कॉइल को जो मिलता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन वो भी ऐसा ही मिलता है। सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। जो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ऐसा मिलता है हमें आउटपुट, पॉजिटिव वेव्स मिलता है, नेगेटिव वेव्स कैंसिल होता है। तो यहां का फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, अगर एक्चुअली एसी मेंस का अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव भी मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, फ्रीक्वेंसी डबल होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, डबल होता है। देखो यहाँ पे कितना, ये एक फर्स्ट वेव है और एक सेकेंड वेव, तो कितना वेव्स हुआ यहाँ पर, एक और दो वेव्स हुआ। जब यहाँ पर दो वेव्स होता है तब यहाँ पर भी देखो 1 और 2, यहाँ पर भी दो वेव्स होता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में कितना वेव्स प्रोड्यूस होता है, देखो 1, हर एक रिपीटेशन को वेव पकड़ने का, वेव किसको पकड़ने का, हर एक रिपीटेशन को। ये 1 सेम रिपीट हो रहा है तो इसको 2 पकड़ने का, सेम रिपीट हो रहा है तो इसको 3, सेम रिपीट हो रहा है तो इसको 4। तो जब ये दो प्रोड्यूस करता है, जब ये दो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, तब यहाँ पर 4 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 है तो यहाँ फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल रहता है और हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36 भी अच्छा है, लेकिन बोनस है, ऑप्शन में आंसर नहीं है। चलो, तो क्या बोल रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का अरेंजमेंट है। यहां पर वोल्टेज कितना है, 230 है, यहां पर फ्रीक्वेंसी 50 है, ओके। तो प्राइमरी को कितना वोल्टेज मिलता है, प्राइमरी को वोल्टेज मिलता है आरएमएस वैल्यू 230, ये दिया हुआ रहता है, वो रहता है आरएमएस वैल्यू। जो भी दिया हुआ रहता है वो क्या रहता है, आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर आरएमएस वैल्यू 230 है, तो यहां का पीक वोल्टेज कितना रहेगा, 230√2, कितना रहेगा, 230√2, यहां का पीक, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या होता है, यहाँ पे एसी रहता है वेव, तो सेकेंडरी में भी एसी ही रहता है। इस प्राइमरी कॉइल में अगर एसी वेव रहता है तो सेकेंडरी में एसी रहता है। तो इसको मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिलता है, ये मैक्सिमम निकाला, ये आरएमएस वैल्यू है, इसको जो मिलता है वो, और मैक्सिमम कितना रहेगा, पीक वैल्यू। तो आरएमएस को √2 से मल्टीप्लाई किया तो पीक वैल्यू, तो यहाँ प्राइमरी को पीक मिलता है इतने का। तो N1/N2, इधर का नंबर ऑफ टर्न्स और इधर का नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो 10:1 है। तो प्राइमरी का ईएमएफ अपॉन सेकेंडरी का ईएमएफ, ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। तो अगर ये प्राइमरी का 230√2 है तो सेकेंडरी में 10 गुना कम हो जाएगा। सेकेंडरी में पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डेवलप कितना रहेगा, 10 टाइम्स कम, मतलब कितना, 23√2। तो यहां पर जो वोल्टेज डेवलप होता है सेकेंडरी में जो वोल्टेज डेवलप होता है उसका वेव कैसा रहेगा, ऐसा। और मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा उसका, ये मैक्सिमम हाइट है, सेकेंडरी का मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, 20√2। तो ये सेकेंडरी का इधर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ये सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसका वेव निकाला है मैंने यहाँ पर। प्राइमरी में कैसा वेव रहता है, सेम ही रहता है, प्राइमरी का वेव भी सेम ही रहता है, लेकिन कितने हाइट तक जाता है, वो वाला जाता है 230√2 हाइट तक जाता है। तो यहाँ 23√2 तक ये वाला जाता है, ये 230√2 तक जाता है। तो ये जो है यहाँ का वोल्टेज का वेव है, ठीक है। तो डायोड क्या करता है, डायोड आइडियल है तो रेजिस्टेंस उसका फॉरवर्ड बायस में नहीं रहता। तो डायोड आइडियल है तो क्या करता है, ये निगेटिव वालों को कट करता है और पॉजिटिव जो भी है वो इस लोड को मिलता है। तो लोड को क्या मिलता है, ये पॉजिटिव वाला मिलता है, पूरा का पूरा हाइट मिलता है, निगेटिव वाला नहीं मिलता। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रॉपर्टी है, निगेटिव कुछ भी नहीं मिलता, पॉजिटिव पूरा का पूरा जितना हाइट यहाँ पर है उतना हाइट इसको भी मिलता है। तो ये है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अक्रॉस द लोड, ये है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अक्रॉस द प्राइमरी, सॉरी अक्रॉस द सेकेंडरी, और ये है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अक्रॉस द लोड। तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या रहता है, ये तो 20√2 का पीक है यहाँ पर, तो इसका आरएमएस वैल्यू क्या रहता है, इसका आरएमएस वैल्यू रहता है पीक बाय 2 रहता है, बस इसका आरएमएस वैल्यू रहता है पीक बाय 2। तो पीक कितना है, 22√2/2, तो ये आरएमएस वैल्यू है इसका, जो लोड को मिलता है उसका। तो 23√2/2 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, कितना आता है, 16 पॉइंट समथिंग आता है। वो वाला आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो बोनस मिलना चाहिए। अगर तुमको ये सब आता है तो ही बोनस लो, नहीं तो मत बोनस लो, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो लेकिन, ओके। चलो नेक्स्ट करेंगे। ये वाला थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, देखो समझता है क्या। अगर कौन सा भी क्वेश्चन तुमको, मैं जो डाउट्स लेता हूँ वीडियो में, कौन सा भी क्वेश्चन अगर नहीं समझता है तो मुझे बोलते जाओ, मैं तुमको फोन पे बोलते जाऊंगा या फिर एक आध बार लाइव लेक्चर भी ले सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हर एक डाउट क्लियर करो, डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल लेग में, प्रिपरेशन के फाइनल पार्ट में, फाइनल लेग में डाउट्स सॉल्व करना, डाउट्स क्लियर होना, छोटा छोटा कंसेप्ट जो मिसिंग है, जो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डाउट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत ज्यादा मार्क्स पड़ेगा। ओके ओके, और डाउट्स कैसे सॉल्व करने का ये भी देखो, डाउट्स कैसे सॉल्व करने का। तो एक बार वीडियो देखो पूरा, उसके बाद तुम्हारे जितने भी मिस्टेक्स है वापस एक बार सॉल्व करो, पूरा का पूरा वीडियो देखो, उसके बाद जितने तुम्हारे मिस्टेक्स हुए, जितने भी तुम्हारे डाउट्स है, वापस एक बार उसको सॉल्व करने को लो। तो जितने तुम्हारे मिस्टेक्स है वो तुमको नहीं सॉल्व होंगे। तुम्हारा अगर 10 डाउट्स है तो 10 का 10 डाउट्स तुम्हें नहीं सॉल्व होगा, वीडियो देखने के बाद भी नहीं होगा। 10 में से 8 या 7 ही सॉल्व होंगे। तो 3 या फिर 2 जो बचते हैं उसके लिए और एक बार तुमको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार वीडियो देखो, और वीडियो पूरा होने के बाद ही सॉल्व करो। वीडियो देखते देखते मत सॉल्व करो, तो फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वीडियो पूरा देखो, उसके बाद सॉल्व करो। फिर भी कुछ नहीं आता तो और एक बार वीडियो देखो, फिर सॉल्व करो। ओके, डाउट्स पे फोकस करो तो अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। डाउट्स पे अच्छे से फोकस करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 37 थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है, चलो करते हैं। तो डायोड में करंट कितना है और डायोड में वोल्टेज और टेम्परेचर कितना है, उनका रिलेशन का एक इक्वेशन दिया है। तो V होल्ड्स में है, T टेम्परेचर केल्विन में है, और ये करंट एम्पियर मिली एम्पियर में है। ठीक है, तो करंट दिया है अब 5 मिली एम्पियर है। वोल्टेज में गलती होता है इतने का, वोल्टेज में इतने का एरर होता है, टेम्परेचर इतना है, तो करंट में कितने का एरर होता है वो हमको फाइंड आउट करना है। अभी टेम्परेचर कुछ वहां पे मेंशन नहीं किया कितना एरर हुआ कुछ, तो टेम्परेचर एक्यूरेट है ऐसा एज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है डी विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो डी आई अपॉन डीवी, इसका डेरिवेटिव कैसा आता है, डी आई अपॉन डीवी। तो 1 का तो डेरिवेटिव 0 आ गया, तो वो आता ही नहीं, यहाँ पर 1 का 0 आता है। और ई रेज टू 1000 वीटी का डेरिवेटिव कैसा आता है, एज इट इज आता है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज, तो ई रेज टू जो था वैसा ही डेरिवेटिव, लेकिन ऊपर वाले का बाद में डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो 1000 अपॉन टी कॉन्स्टेंट है ना, 1000 अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, और वी का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। v का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। अभी ये डेरिवेटिव लेने का तरीका ऐसा है, अब डेरिवेटिव ऐसा ही लेते हैं, जो है e रेस टू समथिंग, उसका e रेस टू जो भी है एज इट इज रखने का, और जो ऊपर वाला है उसका डेरिवेटिव लेने का। तो 1000 अपॉन टी कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज, और v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v चल रहा है ना, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1। तो 1000 बाई टी ये क्या है, देखो 1000 बाई टी इंटू ई रेस टू 1000 vt, v बाई टी, 1000 बाई टी इंटू ई रेस टू 1000 v बाई टी, ऐसा है। तो इधर क्या किया है मैंने, देखो इधर क्या किया है, ये dv है, इधर शिफ्ट किया, या यहाँ पर dv था इधर शिफ्ट किया, और ये जो e रेस टू 1000 v बाई टी है, ये वाला e रेस टू 1000 v बाई टी है, इसको इधर से सब्स्टिट्यूट किया। e रेस टू 1000 v बाई टी मतलब कितना रहता है, -1 उधर गया तो i प्लस 1। e रेस टू 1000 v बाई टी मतलब कितना रहता है, -1 को उधर भेजो, i प्लस 1 रहता है। तो इसको e रेस टू 1000 v बाई टी को i प्लस 1 पुट करने का, तो कितना होता है वो नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, देखो अभी वापस एक बार बोलता हूं, मैं पेज चेंज करने जा रहा हूं। यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर का इक्वेशन है यहां से ये पुट करने का, मतलब i प्लस 1। तो e रेस टू जो भी है, e रेस टू जो भी है उसको क्या पुट करने का, i प्लस 1। तो 1000 अपॉन टी i प्लस 1 इंटू dv ऐसा आ जाएगा। देखो इधर dv इधर का इधर ले आए, तो 1000 अपॉन टी i प्लस 1 इंटू इधर का dv। ठीक है ना, तो डी आई हमको निकालना है, एरर इन करंट, i प्लस 1, आई दिया है 5, dv कितना दिया है, वोल्टेज का एरर जो दिया है पुट करो 1000, तो 1000, टेम्परेचर जो दिया है पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आता है 40। भी डिपेंड करेगा लोड पे, वहां पे बोला है कि सोलार सेल का करंट कितना रहता है, जितना तुम लोग लोड ज्यादा लगाओगे उतना करंट कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में भी कहां पर मेंशन नहीं किया, कैसे मेंशन हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। तो एक गलत क्वेश्चन है, बोनस मिलना चाहिए। 44 भी बोनस मिलना चाहिए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बाय।